हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सीरीज शुरू किया हुआ है और इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में जाना था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में समझा था। आज ये आपका वीडियो नंबर 2 है। इसको समझने से पहले प्लीज़ अब आप इसको सीक्वेंस में ज़रूर कीजिएगा। इसको समझने से पहले आप 1 जो वीडियो था वो ज़रूर देखिएगा, सो दैट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें लाइन अप रहेंगी और इजीली आप उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, स्टैटिस्टिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता, बट यहाँ पे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो वो समझना आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से ही पड़ेगा, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें आपस में यहाँ पर इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली आप किसी चीज़ को समझ पाओ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वो लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को। तो प्लीज़ अब हम इसको डिटेल में करेंगे, पूरी यूनिट वाइज करेंगे, तो आप भी इसको सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो पहला वाला यूनिट वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करी थी कि हमने क्या देखा था उसमें कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है आपका, उसके 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती थी डेटा प्रेजेंट कलेक्शन की, दूसरी आपकी होती है डेटा प्रेजेंटेशन की, तीसरी आपके पास होती थी डेटा एनालिसिस की, और फोर्थ आपके पास होती है डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो डेटा जो कलेक्शन वाला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ वीडियो है, उसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डेटा कलेक्शन के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, कौन से सोर्सेज होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, वो मैंने सारा बनाया हुआ है, वो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। अब उसके आगे का जो स्टेप होता है, जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया होता है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन लेना होता था। तो बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और डेटा को चेक करते हैं। तो डेटा इकट्ठा करने के बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका पूरा का पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हम ये 2 टाइप की प्रेजेंटेशन होती हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एक आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो उसमें हम आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू हम अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं आपके पास, लाइन है, बार है, पाई है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और आपके पास ऑजाइव है। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाता है अगर मैं सारा एक साथ डालूंगी तो थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बच्चे ज़्यादातर देखते नहीं हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केवल अनग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे, लाइन, बार और पाई को। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी डेटा कलेक्शन, फिर आपके पास होता है डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं। डेटा कलेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे पास बचता है डेटा प्रेजेंटेशन। तो हम सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे और आपके यूनिट में है भी कि डेटा प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक। तो डेटा को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें या फिर हम अपने डेटा को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करें। तो आज वाला जो वीडियो है वो बेसिकली आपका ग्राफ और चार्ट्स को लेके है कि जब हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू या किसी भी अट्रैक्टिव मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है अनग्रुप डेटा और एक आपके पास होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, अब देखिए ये ना सब पढ़ा देते हैं कि लाइन चार्ट क्या होता है, बार क्या होता है, पाई क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑजाइव क्या है, सबको आता है, सबने पढ़ा होता है। बट कौन सी चीज़ क्यों इसके अंदर है, उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, लाइन, बार और पाई ये आपके अनग्रुप के अंदर आते हैं। अनग्रुप के अंदर पता है क्यों आते हैं? क्योंकि ये कौन से डेटा से बनते हैं? ये बनते हैं जब आपके पास जो डेटा होता है वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का होता है।
ठीक है। जब आपके पास डेटा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का होता है तो उस टाइम पे हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, हम बनाते हैं लाइन, बार और पाई चार्ट्स। और जब हमारे पास डेटा ग्रुप नेचर का होता है यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा हमारे पास होता है, तब बनता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और आपके पास ऑजाइल। तो अब देखिए, अब हमने ये तो देखा कि डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू, उसको हम बोल रहे हैं डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन ग्राफ से हम दो तरीके से कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड होता है जब आपके पास डेटा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का होता है, और ग्रुप डेटा कैसे बनाते हैं, जब डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होता है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं इससे पहले एक बार बता देती हूँ, इंडिविजुअल सीरीज सभी को पता है, जब आपके पास केवल और केवल एक्स वेरिएबल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कैसे, मैंने आपको डेटा दे दिया 1 2 3 4 5 6, सिंपल नंबर्स लिख दिए, सिंपल बच्चों की हाइट लिख दी, सिंपल बच्चों की एज लिख दी, किसी के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी, केवल एक्स एक्स दिया, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और डिस्क्रीट क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है आपके पास जब x के साथ y भी होता है, y मतलब फ्रीक्वेंसीज भी होती है। आपके पास x भी दिया है 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट की हाइट कितनी है, यहाँ पर लिख दिया 5 है, सेकंड की कितनी है 4 पॉइंट है, 3 की कितनी है 6 है, 4 की कितनी है 6 है, 5 की कितनी है 6.3 है। ये आपका जब फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दोनों का डेटा दिया होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो जब हमारे पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज होती है यानी कि एक्स और एक्सएफ वाली सीरीज होती है, तब हम बनाते हैं अनग्रुप डेटा। अब कंटिन्यूअस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज होती है जब डेटा ग्रुप नेचर का होता है। ग्रुप नेचर कैसा होता है बता देती हूँ मैं आपको, यानी कि ऐसा 0 से 10 इंटरवल वाला होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जब ऐसे वाला डेटा होता है, ये आपके पास x दिया और इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी साथ में, यानी कि इंटरवल वाला जो टाइप का डेटा होता है ना, उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है उस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं कि तब हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं, तब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और ऑजाइल। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कैसी होती है। इंडिविजुअल जब केवल x वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट x भी होता है, f भी होता है, बट इंडिविजुअल होता है। बट कंटिन्यूअस क्या है, x भी है, f भी है, बट ग्रुप में है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ग्रुप वाला डेटा है, इसीलिए उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो उस टाइम पे हम कौन से ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और ऑजाइल बनाते हैं। आगे चलते हैं। अब डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या रूल्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है टाइटल, कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाओगे तो उसका टाइटल भी मेंशन करोगे कि ये वाला जो डायग्राम है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, जिससे हमें समझ आ जाएगी जो नीचे ग्राफ बनाया है वो किस चीज़ का ग्राफ बनाया है। फुटनोट होना चाहिए। फुटनोट कहाँ पे बनाते हैं, हमेशा ग्राफ के एंड में, नीचे नीचे हम जब लेफ्ट और राइट साइड बना लिखते हैं किसी उसके बारे में, उसको हम फुट नोट बोलते हैं। सोर्स नोट, सोर्स नोट होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारा डायग्राम के अंदर डेटा है वो कौन से सोर्स से लिया गया है, प्राइमरी सोर्स से लिया है या सेकेंडरी सोर्स से लिया है। जब हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोर्स नोट। नीट एंड अट्रैक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डायग्राम बनाओ तो भैया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो भी आप बना रहे हो अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साइज ऑफ डायग्राम, साइज ऑफ डायग्राम बहुत मैटर करता है। ऐसा भी नहीं है आपने बहुत पिच्चू सा डायग्राम बना दिया छोटा सा, वो समझ भी नहीं आएगा, है ना। पर आपको कैसा बनाना है, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव डायग्राम बनाना है, अच्छे पेज पे दिखना चाहिए, इक्वल होना चाहिए उसकी एक्स और वाई एक्सिस, सो दैट वो इजीली अट्रैक्टिव तरीके से दिखाई दे। इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स यानी कि क्या सब चीज़ें आपने ली हैं, कहाँ से लिए हैं, क्या लिया है, वो सब मेंशन होना चाहिए। सिंपल डेटा बनाना चाहिए। और चॉइस ऑफ डायग्राम, अब चॉइस ऑफ डायग्राम मैंने अभी आपको समझा दिया कि किस टाइप के डेटा के साथ
किस टाइप का ग्राफ बनता है वो डिपेंड करता है। अब ऐसा ही नहीं होता कि डेटा मिल गया तो भैया लाइन बना दो, डेटा मिल गया तो चलो बार बना देते हैं, डेटा मिल गया तो चलो हिस्टोग्राम बना देते हैं। उसके पीछे लॉजिक होता है कि किस टाइम पे आपको कैसा ग्राफ बनाना है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, ओजाइव, लाइन और इसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम आज केवल अनग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे। अनग्रुप डेटा प्रेजेंटेशन में सबसे पहला आता है आपके पास लाइन डायग्राम। सबसे छोटे छोटे ग्राफ आप लोगों ने देखे होंगे जब हम छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ बना होता था लाइन टाइप का, या ऐसा कुछ बना होता था, या ऐसा आपने कुछ बनाया होगा कभी, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये लाइन ग्राफ्स होते हैं, जिसको हम लाइन डायग्राम बोलते हैं। सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ होता है ये। प्लॉटिंग वन वेरिएबल ऑन द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसको हम क्यों यूज करते हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर पाए दो वेरिएबल्स के बीच में। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम लाइन चार्ट्स को यूज करते हैं। अब होता कैसा है, देखिए मैंने अभी आपको दिखाया ऐसे, जैसे मेरे पास एक डेटा आया कि अक्टूबर 2019 में जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो कितने हुए, 35 हुए। ठीक है, नवंबर 2019 में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, 65 सेल हुए हैं। दिसंबर में कितने सेल हुए हैं भाई, 30 सेल हुए हैं। जनवरी में 20 में कितने सेल हुए हैं, 32 सेल हुए हैं। फरवरी में कितने सेल हुए हैं, 40 सेल हुए हैं। मार्च में 10, अप्रैल में 20। तो ऐसे करके जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है एक्स पे क्या लिखा है, कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो ऑन। और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, कि अक्टूबर में भैया 35,000 की सेल है, नवंबर में 65 की सेल है, दिसंबर में 30,000 की सेल है। तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना था, तो देख के ही पता चल रहा है भैया हमें कंपैरिजन करना है सारे मंथ्स के बीच में, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लाइन चार्ट बना दिया। और कैसे बनाते हैं, हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिए सारे के सारे मंथ को, यहाँ पे हमने सारे मंथ प्लॉट कर दिए, और वाई एक्सिस पे हमने लिख दिए सारे के सारे वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल ऐसे नहीं लिखते कि भैया यहाँ पे देख लिया 35, यहाँ लिख दिया 35, यहाँ पे लिख दिया 65, ऐसे नहीं प्लॉट करते। कैसे प्लॉट करते हैं, हमेशा एक सीक्वेंस में लेते हैं कि 0 से शुरू किया, यहाँ पे चेक करना होता है कि सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम क्या है। मिनिमम जब हमने देखा तो 10 मिला, और मैक्सिमम जब हमने देखा तो हमें 80 मिला। तो यानी कि जो भी डेटा प्लॉट होगा वो 0 और 80 के बीच में होगा। तो या तो अब आप ऐसे लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 80 तक तो लिख नहीं पाओगे, तो हमने गैप में लिख दिया कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और इक्वल गैप पे अब सिंपल देख लो कि अक्टूबर में कितना था, नवंबर में कितना था, दिसंबर में कितना था, जितना जितना था उसके सामने आपने डॉट लगा दिया, और उस डॉट से सारी की सारी लाइंस को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब हम पहले डॉट बना देते हैं और सबको फिर हम स्केल से हर एक डॉट को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है ये बीबीए के क्वेश्चन में कि एक डेटा दे रखा होगा, डेटा से आपको कोई ग्राफ बनाना होता है, बट एग्जाम में थोड़ा सा इजी होता है, वहाँ पे डायरेक्टली लिखा होगा कि हिस्टोग्राम बनाओ, औजाइव बनाओ। और ज़्यादातर वैसे औजाइव आता है अगर पेपर बहुत टफ आता है, और पेपर ईजी आता है तो पाई चार्ट बनाने के लिए आता है। बट आपको पता सब होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बार चार्ट की। अनग्रुप में पहला तो लाइन था, देखो वहाँ पे कोई ऐसा क्लास इंटरवल वाला डेटा तो आया नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे हमने अनग्रुप डेटा बनाया। बार चार्ट कब यूज़ करते हैं, यूजफुल इन कंपैरिजन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा को हम कंपैरिजन करते हैं बार चार्ट में। रिप्रेजेंट करते हैं बार की फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगल बॉक्सेस की तरह। इक्वल स्पेस होता है एक्स एक्सिस के बीच में, वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया वो सेम ही चीज़ है कि जो ये होता है ना एक्स और वाई, यहाँ पे आपको इक्वल स्पेसेस रखनी होती है। बार इधर शो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखिएगा। ये आजकल एसडीएस में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बार चार्ट जो होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं और वर्टिकल भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बार ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना, ये आपके ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बन सकते हैं। एंड कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मे बी रॉ स्कोर, टोटल स्कोर, कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स, समराइज्ड फिगर्स, परसेंटेज, एवरेजेस, ये लिखा हुआ है कि इस टाइप के ग्राफ्स
किस टाइप के डेटा में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आपको टोटल स्कोर दे रखा हो, रो का स्कोर दे रखा हो, स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करना हो, कोई फिगर्स को समराइज करना हो, तो उस टाइम पे हम बार चार्ट को यूज़ करते हैं। अब कैसे होता है मैं बताती हूँ। बार चार्ट तो अब देखो सबने पता है कि बार चार्ट भैया ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस बना दो तो बार चार्ट बन जाएंगे, बट ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल बार मतलब सिंपल ऐसे वाले बार, मैंने हर एक बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। मल्टीपल बार, ठीक है, यानी कि जब एक के साथ ऐसे 2 या 3 बार भी होते हैं ना, अटैच होते हैं, दो आपने देखा होगा, इस टाइप की जो बार होते हैं उसको हम मल्टीपल बार बोलते हैं। सब डिवाइडेड बार, एक ही बार के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें डिवाइड की हुई होती हैं। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार और ब्रोकन बार होते हैं ऐसे वाले कि यहाँ से बीच में उसको गैप लाते हैं और फिर दूसरा दिखाते हैं, तो उसको हम ब्रोकन बार बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के बार चार्ट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं कि सिंपल बार कैसा होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, आपको दे रखा है डेटा कि कितने लोग हैं, कौन कौन सी मूवीज़ देखना वो अच्छा लगता है उनको। कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है 4 लोगों को, एक्शन मूवी अच्छी लगती है 5 लोगों को, रोमांटिक मूवीज़ अच्छी लगती हैं 6 लोगों को, ड्रामेटिकल अच्छी लगती हैं 1 को, साइंस फ्रिक्शंस को लेके जो मूवीज़ अच्छी लगती हैं वो लगती है 4 लोगों को। तो ऐसा कोई डेटा था और आपने उसका क्या बना दिया, बार, कि कॉमेडी कितनी 4 तो यहाँ पे एक बार बना दिया, एक्शन कितनी 5 तो यहाँ पे एक बार बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल बार चार्ट, ठीक है, क्योंकि कोई इसमें बार ब्रोकन नहीं हो रहा है, कोई बार आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी बार परसेंटेज में नहीं है, तो सिंपल डेटा था, सिंपल बार बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल बार। नेक्स्ट होता है आपके पास मल्टीपल और ग्रुप बार। मल्टीपल और ग्रुप बार कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जिसके साथ एक बार के साथ 1 या 2 बार और कनेक्टेड होते हैं, पर अगर हम इसको पूरा ही कनेक्ट कर देंगे ना ऐसे करके, तो ये बन जाता है हिस्टोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा कनेक्ट नहीं होता, ये केवल पर्टिकुलर चीज के लिए कनेक्टेड होता ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और स्टूडेंट्स का स्कोर लिखा है। अब जो ये जेफ है, जेफ का बता रखा है कि प्री टेस्ट, ऑरेंज वाला शो कर रहा है प्री टेस्ट और ग्रीन वाला शो कर रहा है अभी वाला जो टेस्ट हुआ उसके मार्क्स। प्री टेस्ट में 60 मार्क्स आए थे और अभी जो टेस्ट हुआ उसमें 70 आए। पीटर के 75 और 90, जॉन के 50-50 आए भैया, दोनों में ही 55-55, मैरी के 80 और 100। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जेफ अपनी परफॉर्मेंस खुद देख सकता है कि पहली परफॉर्मेंस से उसकी अब परफॉर्मेंस बढ़ गई, ऐसी पीटर की भी बढ़ी है, इसकी तो स्टेबल थी, इसकी भी बढ़ी है। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं एक के साथ, एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके उसी के साथ हमने 1 या 2 चीजें जोड़ दी होती हैं। ऐसा भी हो सकता था इसका लास्ट भी पूछ लें तो 3 भी जुड़ सकते थे। तो मल्टीपल मतलब एक ही बार चार्ट में जब कनेक्टेड बार्स भी जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल और ग्रुप बार। थर्ड होता है सब डिवाइडेड बार चार्ट। सब डिवाइडेड बार चार्ट होता है आपका जब एक बार के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा 96 और 97 में बोला कि जो मराइन है उस मराइन का स्कोर इतना है, इनलैंड्स का स्कोर इतना है और टोटल कितना है 7.52। तो ये ध्यान रखिएगा जब हम इसको बनाते हैं तो टोटल से बनाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा दिया कि जो ब्लू वाला है वो मराइन को शो करेगा और रेड वाला आपका इनलैंड को शो करेगा। अब देखो मराइन कितना था 5.34, तो आपने यहाँ पे 5.34 तक का एक बार बना दिया। इनलैंड कितना है 2.18, तो आपने इसी के ऊपर 2.18 5 के ऊपर लिया 6 7 यानी कि 7.18 हो गया ना टोटल, तो उतना ही दिखाया उन्होंने 7.52। टोटल में इतना ही दिखाना चाहिए जितना यहाँ लिखा हुआ है, और जब आप उसको बनाओगे तो आप उसको एक ही के साथ डिवाइड कर दोगे कि मराइन भी यहाँ पर दिखाया और इनलैंड भी उसी के ऊपर दिखा दिया। ऐसा भी कर सकते थे, मराइन दिखाया और बगल में इनलैंड दिखा दिया, मराइन दिखाया बगल में इनलैंड, ऐसा भी बना सकते थे। बट यहाँ पे उन्होंने सब डिवाइडेड दिखाया है कि एक ही बार को आप डिवाइड करके कैसे शो कर सकते हो। 97 98 में 8.80, फिर उसके ऊपर 2.80, 98 में 10 तक दिखाया, फिर 6 पॉइंट इसी के ऊपर 6 पॉइंट दिखाया, ठीक है। तो ये आपने बना दिया सब डिवाइडेड और बार चार्ट। नेक्स्ट होता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार चार्ट। ये भी सब डिवाइडेड होता है, एक ही बार में दिखता है, पर परसेंटेज की बेसिस पे निकलता है कि डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड दे रखा है A B C एंड D, सॉरी, ठीक है। अब क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60, 55, 40 एंड 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर जिनके A ग्रेड आए हैं 45 बच्चों के आए, 33 बच्चों के आए, 10 बच्चों के आए और 15 बच्चों के आए, उनका परसेंटेज निकाल दिया।
परसेंटेज कैसे निकलता है, आई थिंक सभी को आता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जितना लिया होता है टोटल नंबर में से हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है 75, 60, 25 और 20 और सिंपल उसको ग्राफ में दिखा दो। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज सब डिवाइडेड बार चार्ट होता है। इसको अब आप बोलोगे ग्रे वाला क्या है, ग्रे वाला 100 कंप्लीट दिखाओगे ना कि ए पूरा का पूरा तो 100 है बट बच्चे ने कितना स्कोर किया 75, पूरा तो 100 है बट बी ने कितना स्कोर किया 60, सी पूरा तो 100 है बट स्कोर कितना किया 25। तो ग्रे वाला दिखा रहा है टोटल को और ब्लू वाला दिखा रहा है परसेंटेजेस को। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज सब डिवाइडेड बार चार्ट। अब ये तो आपके हो गए बार चार्ट को लेके। अब लास्ट बचा है कौन सा, पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम बोलते हैं एंगुलर डायग्राम। सर्कुलर ग्राफ होता है, ये एक सर्कल में शो करता है जिसके अंदर टोटल वैल्यूज कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं ना पाई चार्ट। एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को और डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स को। सर्कल डिवाइड हो जाता है सेक्टर में और इसी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज, परसेंटेज में शो करते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे अभी आपको। पाई चार्ट ऐसे ही बनता है, एक सर्कल होता है, सर्कल में जितना भी एंगुलर होता है उस एंगुलर के हम एंगल बना देते हैं तो वो आपका पाई चार्ट बन जाता है। ये एग्जाम में आता है इसलिए मैंने इसका कन्वर्जन भी डाला हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, कैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेरिएबल्स को, उसके बाद हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। सेंट्रल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो गिवन वैल्यू होती है उसको आप डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री के साथ और उसके बाद आप पाई चार्ट बना दो। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने कि एक एग्जाम्पल है कि आइटम्स हैं कुछ सीमेंट, स्टील, ब्रिक, टिम्बर, लेबर और मिसलेनियस। सीमेंट का एक्सपेंडिचर आ रहा है 20%, स्टील का आ रहा है 18%, ब्रिक्स का आ रहा है 10%, टिम्बर का आ रहा है 15% एंड लेबर का आ रहा है 25% और मिसलेनियस आपके पास है 12%। तो कैसे बनाएंगे, मैंने अभी आपको एक बताया था कैसे बनाना है। सबसे पहले टोटल वेरिएबल, फिर सेंट्रल वैल्यू। अब ये बना दिया, इसमें ऐसे टेबल बनेगी, टोटल निकाल दिया इसका, टोटल कितना होगा सबको ऑब्वियसली बात है कि भैया परसेंटेज है तो सबका ऐड करके 100 आ गया। सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो गिवन वैल्यू है 20 गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। ये डिग्री में है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट हट गया है, ये सब डिग्री में आएंगे क्योंकि एंगुलर है ना। तो 20 गिवन वैल्यू था, टोटल 100 था, इंटू 360 कितना आ गया सॉल्व करके 72। 18 अपॉन 100 इंटू 360 कितना आ गया सॉल्व करके 64.8 डिग्री। 10 गिवन वैल्यू था अपॉन 100 इंटू 360, तो सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ही हमने निकाल दी तो सारे हमारे पास एंगल्स निकल कर आ गए। अब जब हमें एंगल पता चल गए तो आपको बस एक पाई चार्ट बनाना है उसी एंगल को लेके कि सीमेंट का कितना था, स्टील का कितना था, ब्रिक्स का कितना था, टिम्बर कितना था, लेबर कितना था। सारे के सारे एंगल्स आपके पास लिखे ही हैं और बचपन में भैया एंगल से एंगल बनाने तो हमने सीखे थे ना 72 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास अलाउ होता है, आप लेके जा सकते हो अपने डी को और डी से आप डायरेक्टली इसको बना सकते हो। ठीक है, कि पहले एक सेंट्रल लाइन खींच के उसके पास देखा कि कौन कौन सा एंगल बनाना है और आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके पास था पाई चार्ट। और ड्रॉ करने का प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में एमबीए में तो 100% आता है। बीबीए में अगर एक बारी के लिए ना भी आए बट एमबीए में तो आता ही आता है। और बीबीए में अगर मैं आपको बताऊं 2018 की बात, 17 और 18 के टाइम पे, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको आना चाहिए। और नहीं भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, फोकस करना चाहिए कि लाइफ में अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम कैसे डील करेंगे। तो हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा लंबे तक रिटेन कर पाएंगे। तो आप ऐसे इसको कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और मैंने अपना टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है, जिस ग्रुप में स्पेशली मैंने अभी कल परसों ही बनाया है बीबीए और एमबीए के बच्चों के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको डायरेक्टली सारे नोट्स और ये पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप अपने नोट्स बना पाओगे। और कोई भी डाउट, किसी भी बुक का आपको कोई डाउट होगा तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं डिस्कशन फॉर्म में और मैं आपको उसी टाइम पर उसका आंसर भी करूंगी सो दैट उसमें आपको हेल्प हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। And thank you so much. Keep learning with Help Guru 1.